ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष वीडियो है, क्योंकि वीडियो है जनवरी फरवरी मार्च 2025 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, जिसमें जीवन की जितनी भी प्रमुख चीज़ें होती हैं उनका मैं विवरण देता हूँ, विश्लेषण करता हूँ। साप्ताहिक राशिफल आते हैं, जिसमें चंद्रमा के गोचर पर आधारित मैं कई चीज़ें बताता हूँ। बड़े ग्रहों के गोचर स्थिति पर भी वीडियोस आते ही हैं, लेकिन इन सब में से त्रैमासिक राशिफल एक अलग जगह, अलग स्थान लेता है, अलग महत्व ग्रहण करता है। क्योंकि जो लोग ज्योतिष की वैल्यू समझते हैं, जो लोग जानते हैं कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक विद्या है जो गाइडेंस का काम करती है, मार्गदर्शन के लिए है, उन लोगों के लिए त्रैमासिक राशिफल अति विशेष रहता है। क्योंकि इसमें मैं चर्चा करता हूं कि आने वाले 3 महीनों में ग्रहों की स्थिति कैसे बदल रही है। ग्रहों के अपने राशि परिवर्तन तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ वो बाकी ग्रहों के साथ क्या संबंध बनाते हैं, आपके कौन से भाव में जाकर क्या प्रभाव दे सकते हैं, और उनकी ऊर्जा आपके जीवन को आने वाले 3 महीनों में किस डायरेक्शन में लेकर जा सकती है। इन सभी चीज़ों की चर्चा मैं त्रैमासिक राशिफल में करता हूँ। और यकीन मानिए, जो 2025 का प्रथम 3 महीने का कालखंड है, इसमें ग्रहों की स्थिति तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन वाली है। जहाँ जनवरी की शुरुआत ही शुक्र और शनि दोनों परम मित्रों की जोड़ी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उसमें शुक्र लग्न में ही है, तो बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं जो शुक्र हैं वो जनवरी के अंत तक आते आते एक बहुत लंबे अंतराल के लिए अपनी उच्च की अवस्था में चले जाएंगे। देवगुरु जनवरी में मंगल भी पतित हो जाएंगे। ये भी बहुत अच्छा या थोड़ा सा बुरा प्रभाव भी दे सकता है। और जैसे ही फरवरी आएगी तो वहां पर देवगुरु मार्गी हो जाएंगे, बुध नीच के हो जाएंगे और मंगल मार्गी हो जाएंगे। तो दोनों ग्रह गुरु और मंगल फरवरी में मार्गी होंगे। और मार्च का महीना ऐसा है जहां पर बहुत कुछ बदलेगा, जहां पर 2 ग्रहण लग रहे हैं 2 हफ्ते के अंदर, 14 को फिर 29 को। बुध भी वक्री हो जाएंगे, शुक्र भी वक्री हो जाएंगे मार्च में। शनि देव का राशि परिवर्तन, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और आपके दूसरे भाव में बहुत सारे ग्रह, 6 ग्रहों का जमावड़ा। तो बहुत कुछ घटने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है कुंभ के लिए। क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, ग्रहों की ऊर्जा क्या निर्देश दे रही है, इन सभी चीजों को समझने के लिए अवश्य त्रैमासिक राशिफल विशेष रहेगा। पुनः समझाने का प्रयास कर सकता हूं कि टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, या आप ये बोलें कि ये किस पे आधारित है। अगर आपकी लग्न राशि कुंभ है, आप इस राशिफल को देख सकते हैं। अगर आपकी चंद्र राशि कुंभ है, आप इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज्यादा रिलेट करता है वहां से इसको देख सकते हैं। बस टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। अब कोई बोलेगा मेरी नाम राशि है ये, कोई बोलेगा मेरे जोडियक है ये, अलग राशिफल बन जाएंगे कि नहीं बन सकते। जहां से आपको ज्यादा रिलेट, क्योंकि ग्रहों की स्थिति नहीं बदलती, आप सेंटर पॉइंट कुंभ ही होगा। जहां से आपको ज्यादा रिलेट करता है वहां से देखिए। मैं हमेशा अपना व्यक्तिगत मत भी बताता हूं, लग्न राशि से देखेंगे तो बहुत अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण त्रैमासिक राशिफल का, जनवरी के विशेष महीने के साथ। शुरुआत करते हैं जनवरी के विशेष महीने के साथ। ये महीना ऐसा है जहां पे बहुत राशि परिवर्तन भी होंगे, और सबसे बड़ी घटना होगी मंगल का पतित होना, मंगल का पिछली राशि में गिर जाना। सबसे पहले तो 2024 के एकदम अंत में एक राशि परिवर्तन हुआ था शुक्र महाराज का, और वो आपके लग्न में आकर स्थापित हो गए थे। जब मैंने पिछला त्रैमासिक बनाया था उसमें मैंने कहा था कि इसकी विवेचना जनवरी से ही करूंगा, तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। शुक्र लग्न में भाव में आ गए, इरेस्पेक्टिव वो आपके लिए योग कारक हैं, वो सब बाद में हम बात करते हैं, लेकिन शुक्र का लग्न में आना ही बहुत विशेष होता है। लक्ष्मी के कारक हैं। मैं कई बार ये चीज़ बता चुका हूँ कि आपके जीवन में, आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति शुक्र इनमें से कोई भी एक ग्रह बहुत अच्छा है, उसका लग्न से संबंध है, कर्म भाव से संबंध है, लाभ स्थान से संबंध है, धन स्थान से संबंध है, एटलीस्ट ऐसा व्यक्ति भौतिक रूप से ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करता, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह धन देते हैं। जहाँ शुक्र खुद लक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी है, बृहस्पति धन के कारक हैं, कुबेर हैं।
तो इसलिए शुक्र का लग्न में आना अपने आप में धन कारक बन जाता है। शुक्र का गोचर लग्न में हो, शुक्र का कुंडली में लग्न का होना, शुक्र की महादशा, ये भी विशेष होता है। शुक्र की महादशा मिलना आपको सही समय में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो शुक्र की महत्वता बहुत है, उनका लग्न में आना आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। शुक्र, शास्त्र कहते हैं कि बृहस्पति, शुक्र, इनमें से कोई भी एक ग्रह अगर आपके लग्न में है तो कुंडली के कई दोष खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम गोचर की बात करें तो ये बता रहा है कि गोचर अवस्था में भी शुक्र आपके लिए कई दोषों को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है। धन के कारक हैं सेकेंडरी बृहस्पति के बाद, तो धन आएगा। और धन से ज़्यादा शुक्र ऐशो आराम, लग्जरीज, महंगे लाइफस्टाइल, अच्छे लाइफस्टाइल, इन सब के कारक है। तो शुक्र का लग्न में आना इन सब चीज़ों की ओर एक आपको मार्गदर्शन देगा। आपको कुछ अच्छा खरीदना है, कुछ लग्जूरियस चीज़ें खरीदनी है, बहुत अच्छा समय है। कोई आपको महंगी वस्तु खरीदनी है। शुक्र नवम भाव के स्वामी हैं, किसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जाना है, विदेश में यात्रा करनी है, क्योंकि शनिदेव के साथ बैठे हैं जो 12वें घर के स्वामी हैं। विदेश की कोई लग्जूरियस ट्रिप अपनी फैमिली के लिए प्लान करनी है, फैमिली क्योंकि चौथा घर आ गया, तो कुछ महंगा करने के लिए, अपने जीवन के भोग के लिए, अपने जीवन के आनंद के लिए ये शुक्र का लग्न भाव में आना बहुत अच्छा होगा। अब चलते हैं बाकी एस्पेक्ट की तरफ। शुक्र क्या है? आपके योग कारक हैं। शुक्र क्या है? भाग्येश हैं और चतुर्थेश हैं। केंद्र के स्वामी केंद्र में राजयोग, त्रिकोण के स्वामी लग्न में राजयोग, तो 2 प्रकार के राजयोग बना रहे हैं। तो शुक्र का यहाँ पे आना बहुत अच्छा है। भाग्य स्थान के स्वामी भाग्य लग्न में है, यानी कि भाग्य का संपूर्ण साथ पूरे जीवन को मिलेगा। रुके हुए कार्य है, अटके हुए कार्य है, पूर्ण होंगे। धर्म भाव के स्वामी है तो घर में कोई धार्मिक कार्य होगा। और जैसा मैंने अभी कहा कि नवम भाव के लग्न में आना लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं दिखाता है। 12वें घर के स्वामी शनि यहाँ पे हैं। शनि 12वां भाव मंदिर, तीर्थ स्थल है, ये धार्मिक स्थल है, धर्म की चीजें हैं। बहुत संभावना है आप में से कई लोग अचानक से जनवरी के महीने में किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे, धार्मिक यात्रा करेंगे, तीर्थ स्थल पर जाएंगे। कुछ लोगों ने ऑलरेडी प्लान बना लिए होंगे और कुछ लोग अचानक से प्लान बनाएंगे। आप देखेंगे ऐसा कई लोगों के साथ होगा। घर में धार्मिक अनुष्ठान, हवन आदि, जाप आदि, रुद्राभिषेक आदि, माता का हवन, ये सब कराने के लिए बहुत अच्छा है। तो एक प्रकार से इन सब चीज़ों का लाभ लीजिएगा। शुक्र योग कारक है, तो योग कारक ग्रह का लग्न में आना अपने आप में कई अटके हुए और रुके हुए कार्य पूर्ण करवाता है। इसके साथ ही वो शनि के साथ है जो आपके लग्नेश है। तो योग कारक और लग्नेश की जोड़ी बहुत अच्छी होती है। आप देखेंगे साल का शुरुआती भाग ही आपके जीवन को एक ऐसी गति प्रदान करेगा जो पूरे साल की एक रूपरेखा तय कर देगा। तो बहुत प्रकार के लाभ, जीवन में गति, जीवन में लाभ, जीवन में हर प्रकार के कार्यों का बनना, कार्यों की पूर्णता, कार्यों की संपूर्णता, कार्यों में सफलता, हर प्रकार से यहाँ पे आपके लिए लाभ दिख रहा है। बहुत अच्छी युति आपको साल के शुरुआत से ही मिल रही है। कहते हैं ना कि अगर स्टार्ट में ही या किसी चीज़ के शुरुआत में ही कुछ सकारात्मक हो जाए तो उसका जो प्रभाव है वो अंतिम समय तक देखा जाता है, या पूरे साल के अंत तक, साल पर्यंत देखा जाएगा। तो बहुत अच्छा एक लाभ यहाँ पर आपको दिखेगा। शुक्र चौथे घर के स्वामी है, चौथे से 10वें में बैठे हैं, यानी कि अपने इस स्थान से कर्म भाव में प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, पूर्ण होंगे। प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं आप। मंगल को वक्री हुए काफ़ी टाइम हो चुका होगा, ऑलमोस्ट 1 महीना, तो इसमें प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कंस्ट्रक्शन करानी थी वो भी करा सकते हैं। जैसा मैंने कहा शुक्र लग्जूरियस चीज़ों के कारक हैं, चौथे घर के स्वामी हैं। घर के ब्यूटिफिकेशन के लिए, यानी कि घर का सौंदर्यकरण कराना है, घर का कुछ आपको रेनोवेशन कराना है, ऑब्वियसली उसमें बहुत पैसा लगता है आज के टाइम में स्पेशली। एक बार आप शुरू कर दो काम, उसके बाद पता चलेगा कि खर्चा बहुत बढ़ता ही जाता है। तो घर के सौंदर्यकरण के लिए भी बहुत अच्छा है, वाहन खरीदने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये शुक्र शनि की जोड़ी तो अति विशेष है। ये धन के रूप में हो, बाकी दृष्टिकोण से हो, अच्छा लाभ देंगे। यहाँ से दोनों मिलकर सप्तम को देखेंगे तो बिजनेस में लाभ होगा, आपके पति या पत्नी को पैसा मिलेगा, उनका लाभ होगा। और एक प्रकार से ये विवाह के योग भी बना देते हैं, क्योंकि लग्नेश और कारक जो हैं विवाह के वो यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये भी आपके लिए अति विशेष है, तो बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाएगा। बस एक चीज़ से बचना है कि मंगल की दृष्टि भी लग्न पर है, और मंगल शनि के लिए कोई बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने जाते। और मंगल आपके तीसरे घर के स्वामी है, 10वें घर के स्वामी है, दोनों उपचय भाव, लेकिन मंगल नीच के हैं और वक्री। ये सरकारी कार्यों को पूर्ण करने के लिए,
लीगल कार्यों को पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये मंगल क्योंकि दो उपचय भाव के स्वामी है और लेकिन नीच के वक्री हैं, तो ना आपके अंदर डेस्परेशन उत्पन्न करेंगे, इम्पल्सिवनेस, जल्दबाजी। तो कभी कभी क्या हो सकता है ना कि अच्छा ये जो योग बन रहा है शुक्र शनि का, ये मंगल के कारण, मंगल की एग्रेशन के कारण, मंगल के इम्पल्सिवनेस के कारण, जल्दबाजी के कारण ये जो योग है इसका प्रभाव भी खत्म हो सकता है या कम हो सकता है, खत्म तो नहीं होगा। तो ये मंगल की ऊर्जा को थोड़ा समझना है, जहां पे गुस्सा आए वहां पे शांत रहना है। अब ईजिएस्ट सेड देन डन, बट ये है कि जब आपको गुस्सा आता है, किसी को भी गुस्सा आता है, जो सबसे पहली चीज हमारे जाती है ना वो हमारी बुद्धिमत्ता ही है। तो यहाँ पर अगर अपने टेम्पर पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया तो ये शुक्र शनि की जो जोड़ी है ये आपको बहुत लाभ दिलाएगी। प्रमोशन के योग बन जाते हैं क्योंकि दोनों मिलकर सप्तम को देख रहे हैं, जो 10वें से 10वां भाव और प्रमोशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे प्रमोशन के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, योग कारक ग्रह का लग्न में आना यानी कि कई कार्यों में आपको सफलता दिखने को मिलेंगी, तो बहुत अच्छा है। 4 जनवरी को एक गोचर होगा, वो होगा बुध महाराज का, और बुध आपके 11वें घर में जाकर यानी कि धनु में बैठ जाएंगे। अब ये भी एक प्रकार से आपके लिए अच्छा ही है। क्यों? क्योंकि जो बुध है वो आपके पंचमेश यानी कि लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, और उनका लाभ स्थान में जाना अपने आप में बताता है कि लक्ष्मी आएगी घर में, पैसा आएगा घर में। वो सप्तमेश सूर्य के साथ हैं और बुध आदित्य योग बना रहे हैं। पहला तो बुध आदित्य योग की पूरी जो किरणें हैं, पूरी जो दृष्टि है वो पंचम भाव पे, तो स्टूडेंट्स के लिए अति विशेष है। दूसरा ये पंचमेश है बुध, तो उनका लाभ स्थान में जाना, फिर से सूर्य के साथ युति बनाना, यानी कि इस टाइम में ये 10 दिन का कालखंड होगा। इसके बाद भी क्योंकि बुध तो रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका कोई एग्जाम पड़ता है, कोई सरकारी एग्जाम है, कोई सरकारी कार्य अटक रहे थे, एडमिशन के कार्य अटक रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक रहे थे, या कोई आपकी सरकारी जॉब का इंटरव्यू है, बहुत अच्छा टाइम सरकारी जॉब प्राप्त करने के लिए। जनवरी का महीना स्पेशली आधा महीना, इन केस आपका कोई इंटरव्यू वहाँ पे पड़ता है तो बहुत अच्छा एक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सप्तमेश भी है सूर्य, और बुध क्या है, पंचमेश है, जो सप्तम से 11वें के स्वामी, यानी कि बिजनेस में अचानक से लाभ। अगर आपका बिजनेस है और आप चाहते थे कि सरकार से कोई काम मिल जाए, अब जैसे जिनकी बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनको कभी कभी वो चाहते हैं कि सरकार से कोई टेंडर मिल जाए, सरकार से कोई काम मिल जाए, ताकि उसमें एक श्योरिटी भी रहती है और पैसा भी अच्छा मिलता है। अधिकतम कहीं कहीं पे सरकार के साथ भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे वो योग आपका बन रहा है सरकारी कार्यों को पूर्ण करने के लिए अच्छा टाइम है, क्योंकि सप्तम से त्रिकोण में सूर्य बुध है। बुध लिखा पढ़ी सूर्य सरकार, तो कोई लिखा पढ़ी के कार्य अटक रहे थे, कोई लाइसेंस चाहिए था आपको, कोई केस चल रहा था, कुछ आपने अप्लाई किया हुआ था लाइसेंस के लिए, इन सबको पूर्ण करने के लिए जो समय है आपका बहुत अच्छा है। 11वां भाव इनकम की वृद्धि दिखाता है, तो यहाँ पर लक्ष्मी स्थान के स्वामी यानी कि लक्ष्मी की वृद्धि, और पंचम भाव थॉट प्रोसेस का होता है। लाभ स्थान के अंदर बैठे हैं बुध, तो लाभ कमाने के बहुत मौके और आइडियाज दोनों ही आएंगे। बुध जो है वो अष्टमेश भी हैं, तो अचानक से धन की प्राप्ति, बिजनेस में फिर से अच्छा, क्योंकि सप्तम से धन और सप्तम से लाभ दोनों के स्वामी लाभ स्थान में है, तो ये धन में वृद्धि बिजनेस वालों को दिखाती है। और जैसे मैंने कहा अचानक से धन की प्राप्ति, अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होता है, गुप्त धन का होता है, तो इन सब से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए तो अति विशेष है, और अष्टम भाव रिसर्च का भी होता है, तो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए अति विशेष है, और कुछ साधनाओं का भी लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। तो ये सूर्य बुध की जोड़ी भी बहुत विशेष है, इसका लाभ उठाना है आपको। इसके बाद 14 तारीख को सूर्य का ही गोचर होगा, और वो आपके 12वें घर में जाकर बैठ जाएंगे। अब 12वें घर के सूर्य थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। इसके बाद से यानी कि महीने के मध्य भाग के बाद से सेहत का आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि सेहत की प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब यहाँ पे हमने सूर्य की बात करी 12वें घर में। अच्छा, 12वें घर के सूर्य लीगल केसेस में सफलता दिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ से वो सीधा 6ठे घर को देखते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी नीच के और वक्री मंगल है, तो लीगल केसेस के लिए सूर्य का प्रभाव अच्छा होगा। लेकिन अगर हम देखें 12वां भाव और सूर्य, इन पर 3 वक्री ग्रहों की दृष्टि होगी। तो कैसे? गुरु की दृष्टि जो फरवरी तक वक्री है, मंगल की दृष्टि जो फरवरी के अंत तक वक्री है, और मंगल की दृष्टि बनी रहेगी क्योंकि जब मंगल पतित होंगे तब भी उनकी दृष्टि रहेगी, और केतु की दृष्टि जो खुद वक्री ग्रह हमेशा रहते हैं। तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है? 12वें घर पर सूर्य और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, इम्यूनिटी कम होगी, हेल्थ इश्यूज होंगे, खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे आपके, विदेश संबंधित कुछ कार्य थे तो उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा रुक जाएंगे या खत्म ही हो जाएंगे, नहीं बन पाएंगे, विलंबित तो हो सकते हैं। तो अगर वीज़ा अप्लाई करना है, कोशिश कीजिए कि 15 तारीख से 14 से पहले ही कर लें।
अदरवाइज उसमें विलंब थोड़े से आपको आ सकते हैं। सबसे बुरा क्या होगा कि यहाँ पे बिजनेस जो करते हैं, क्योंकि सप्तमेश है, 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव, बिजनेस में कुछ रुकावटें, बिजनेस में कुछ उलझनें, बिजनेस में कुछ लॉसेस। लेकिन मैरिड लाइफ पर इसका सबसे बुरा प्रभाव होगा, क्योंकि सप्तमेश 12वें घर में है, अपने से छठे घर में, यानी कि लड़ाई झगड़े, पति या पत्नी की सेहत खराब, बहुत आर्ग्यूमेंट्स और पुरानी बातों को लेकर इतने झगड़े कि आप खुद सोच लेंगे कि क्या हो गया। और खर्चे भी आपके कहीं थोड़ा सा अनियंत्रित हो सकते हैं, तो इन पर ध्यान दीजिएगा। नेत्र विकार, हड्डियों की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स और इन्फेक्शंस, ये आपको सूर्य के कारण बहुत तंग करेंगे। 21 जनवरी को होगा इस महीने का सबसे महत्वपूर्ण घटना, वो होगा मंगल का पंचम में गिर जाना। अब ये जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता होगा कि कभी कभी ग्रह पतित हो जाते हैं, इसको ग्रह का गिरना या फॉलन प्लैनेट कहते हैं। कोई भी ग्रह अगर किसी भी राशि में 30 डिग्री होती है, तो कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है तो पीछे जाता है। तो लेट्स से कि अगर वो इनिशियल डिग्री में वक्री हो गया या बहुत लंबे अंतराल के लिए वक्री हो गया, जैसे मंगल दिसंबर में वक्री हुए थे, तो पीछे जाते 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 वो जनवरी के अंत में, लंबे अंतराल के लिए वक्री हैं, वो जनवरी के अंत में पंचम भाव में गिर जाएंगे। इसको कहते हैं ग्रह का, क्योंकि एक राशि में 30 डिग्री होती है, तो अगर वो 0 को क्रॉस कर गया उस राशि के डिग्रीज को, तो पिछली राशि में ही गिरेगा। इसी को फॉलन प्लैनेट कहते हैं। अब पतित ग्रह अच्छा बुरा दोनों प्रभाव देता है, ये मेरा अनुभव है। अच्छा क्या हो सकता है, 10वें घर के स्वामी हैं, 10वें से अष्टम में आ गए। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते थे बहुत अच्छा है। आपके 3रे घर के स्वामी हैं, पंचम में आ गए। स्टूडेंट्स के अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। एक नई विचारधारा उत्पन्न होगी, आइडियाज़ बहुत आएंगे, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन बुरा क्या होगा, जिनकी दशा अच्छी नहीं है, क्योंकि 10वें के स्वामी अपने से अष्टम में गिरे हुए हैं। कार्य क्षेत्र में जॉब जाने के योग भी बन सकते हैं और थोड़ी सी अनिश्चितता भी आ सकती है। ये आपके बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जो संतान है आपकी, उनकी तबीयत और आपसे संबंध बिगड़ सकते हैं। और अगर आप गर्भवती हैं, ऑब्वियसली महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान देना है, क्योंकि एक पतित ग्रह, वो भी मंगल मिसकैरेजेस के कारक हैं और वो पतित अवस्था में और भी खतरनाक हो जाते हैं। तो महिलाओं को बहुत ध्यान देना है। और जिनका रिलेशनशिप है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यहाँ पर अचानक से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ब्रेकअप तक बात पहुँच सकती है। तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता आपको यहाँ पर रहेगी। इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। लेकिन क्योंकि पतित मंगल 11वें घर को देखेंगे, तो कुछ धन आपका अटका हुआ था, रुका हुआ था, वो धन आने की वापस संभावना बहुत बन जाती है। 24 जनवरी को एक और गोचर होगा बुध महाराज का, और बुध आपके 12वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे। अब बुध भी 12वें घर में खैर कई चीज़ों पे बुरा प्रभाव भी देते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो काल पुरुष की कुंडली में 12वें घर में बुध नीच के होते हैं। तो लेकिन पुनः सूर्य बुध 12वें घर में लीगल चीज़ें, कोर्ट केसेस, बहुत अच्छा प्रभाव। पंचमेश 12वें घर में, अब जैसे मैंने कहा जो बीच का पीरियड होगा ना, यहाँ पे वीज़ा आदि के लिए अच्छा टाइम नहीं होगा, लेकिन बुध का 12वें घर में आना वीज़ा या पेपर वर्क जो विदेश का होता है उसमें बहुत अच्छा लाभ देता है। स्टूडेंट्स को विदेश में जाने का अवसर मिलेगा। और 8वें घर के स्वामी 12वें घर में विपरीत राजयोग, यानी कि अचानक से नई अपॉर्चुनिटीज, अटके हुए कार्यों को पूर्ण करना, विदेश में लाभ, विदेश से लाभ, गुप्त धन की वृद्धि, साधनाओं की वृद्धि, और एक प्रकार से विपरीत राजयोग बुध के द्वारा, यानी कि अचानक से बुद्धिमता ऐसी रास्ता दिखाएगी आपको, ऐसा रास्ता दिखाएगी कि जीवन को एक नया आयाम मिल सकता है। तो बुध का यहाँ पे आना बहुत अच्छा होता है। नेगेटिव ये होता है कि बुध 12वें घर में आते हैं तो कभी कभी व्यक्ति को एंग्जाइटी उसकी बढ़ती है, स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और साथ में ही वो इम्पल्सिव बहुत हो सकता है। गलत निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है जब बुध 12वें घर में हो, स्पेशली अगर वो पंचमेश भी हो। तो इस पर आपको बहुत ध्यान देना है। खर्चे तो ये भी बढ़ाएंगे यहाँ पे आकर, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करना है। तो महीना बहुत अच्छा है, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें कहीं है ध्यान दीजिएगा। शुक्र का गोचर भी होगा महीने के अंत में, लेकिन जैसे मैंने कहा वो एकदम महीने के अंत में है, तो उसका प्रभाव आपको फरवरी से ही देखने को मिलेगा। तो फरवरी में ही उनको कंसिडर करेंगे। चलते हैं फरवरी के महीने की तरफ। फरवरी का महीना भी बहुत बड़े बदलाव लाएगा। सबसे बड़े बदलाव तो होंगे गुरु और मंगल का मार्गी हो जाना। दोनों ही ये बड़े ग्रह फरवरी के ही महीने में मार्गी हो रहे हैं। शुरू करेंगे शुक्र देव के गोचर के साथ। जैसा मैंने कहा जनवरी के अंत में उनका गोचर हो जाएगा, अराउंड 28-29 जनवरी को। तो प्रभाव उनका फरवरी से ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। मैंने वीडियो का स्टार्ट ही ऐसे करी थी कि शुक्र कितने शुभ ग्रह हैं, लक्ष्मी के कारक है, धन के कारक है, ऐशो आराम के कारक है। तो उनका धन स्थान में जाना, वो भी उच्च की अवस्था का हो जाना,
और यहाँ पे वो उच्च बहुत टाइम के लिए रहेंगे। यूजुअली 27-28 दिन शुक्र एक राशि में गुजारते हैं। जैसे अभी हमने देखा तो कि वो दिसंबर के अंत में आए और जनवरी के अंत में निकल गए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बीच में वो वक्री भी हो जाएंगे तो बहुत लंबा अरसा वो उच्च के गुजारेंगे और एक प्रकार से ये आपके जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें भी लेकर आएगा। जब वक्री होंगे तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं, उनकी चर्चा करेंगे, लेकिन शुक्र का धन स्थान में आना, उच्च का हो जाना बहुत अच्छा लाभ देकर जाएगा। वो भाग्येश हैं तो भाग्येश के नाते उनका धन स्थान में आना यानी कि भाग्य पूरा साथ देगा धन अर्जित करने के लिए। घर में पैसा आएगा, कुटुंब में पैसा आएगा, कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ेगा। सप्तम से अष्टम में शुक्र जो भाग्य स्थानी के स्वामी है, बिजनेस में अटके हुए पैसे, अटके हुआ कार्य आगे बढ़ेगा, नए काम मिलेंगे, पैसा बढ़ेगा। शुक्र प्रॉपर्टी के भाव के स्वामी है, फैमिली के भाव के स्वामी है, अपने से लाभ स्थान में बैठ गए, अपने से 11वें में, यानी कि आपका धन बढ़ेगा, परिवार का पैसा बढ़ेगा, परिवार में खुशियां आएंगी, परिवार का रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा, परिवार में ऐशो आराम आएगा। बहुत अच्छी चीज़ है। परिवार के साथ मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत अच्छे मौके आपको प्राप्त होंगे। तो बहुत शुभता यहाँ पर दिख रही है। शुक्र जैसे मैंने कहा योग कारक ग्रह है आपके, तो धन स्थान में आना यानी कि नई सेविंग्स, नई इन्वेस्टमेंट के मौके, पैसे बचाने के मौके, पैसे बढ़ाने के मौके, कार्य क्षेत्र में वृद्धि, हर प्रकार से धन की वृद्धि। यहाँ पे उनकी युति राहु के साथ हो रही है जो बहुत शुभ युति है, क्योंकि राहु शुक्र ये दोनों गुरु और शिष्य की जोड़ी है। जहाँ राहु दैत्य हैं, असुर हैं, वहीं वो केवल शुक्र के कंट्रोल में आते हैं। और दोनों की अब जैसे केतु भी असुर है, वो भी शुक्र के साथ बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाते हैं, शुक्र का प्रभाव है उनके ऊपर अच्छा। लेकिन शुक्र और केतु की जो प्रकृति है ना बहुत विभिन्न है। वहीं राहु और शुक्र, क्योंकि शुक्र उनके भी गुरु हैं, लेकिन राहु शुक्र की प्रकृति बहुत सेम है। दोनों ही ऐशो आराम को पसंद करते हैं, दोनों ही लग्जूरियस चीज़ों को पसंद करते हैं, दोनों में ही चालाकी बहुत है। तो यही फर्क है शुक्र और गुरु में। गुरु में चालाकी नहीं है, वो ज्ञान है, प्योर ज्ञान। शुक्र में ज्ञान भी बहुत है लेकिन चालाकी भी आता है। तो यहाँ पे राहु शुक्र की जोड़ी बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। राहु शुक्र, राहु विदेश और शुक्र क्या है, शुक्र लक्ष्मी के कारक है, तो विदेश से पैसा, विदेश जाने के मौके। शुक्र क्या है, नवम के स्वामी, यानी कि लंबी यात्राएं विदेश की, विदेश जाने के योग बन जाते हैं। चौथे घर के स्वामी है शुक्र, यानी कि ऑलरेडी विदेश में है, सेटलमेंट चाहते हैं वहाँ पे। ये बहुत लंबा अरसा है, जनवरी के अंत से मई तक का, कि जहाँ पे आपको विदेश में सेटल होने के योग आपके लिए बन रहे हैं। बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक परिवर्तन योग भी बन रहा है। कैसे? गुरु कहाँ बैठे हैं, शुक्र की राशि में यानी कि वृषभ में, और शुक्र कहाँ बैठे हैं, मीन में यानी कि बृहस्पति की राशि। तो ये जो परिवर्तन योग है ना, इसी को कहते हैं परिवर्तन योग। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कहाँ कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है धन स्थान में और चौथे घर में। तो यानी कि घर में पैसा आएगा। आप देखेंगे आपके घर का पैसा, घर का रुका हुआ पैसा, कोई प्रॉपर्टी का कार्य रुक गया था, घर में कंस्ट्रक्शन चल रही थी, रुक गई थी, या कुछ ऐसा कार्य जो जिसका पूरा प्रभाव प्रॉपर आपके फैमिली पे आ गया था, कि कोई पैसा अटक गया। भाई अगर कोई बड़ा मनी अटक गया है फैमिली का ही तो तंग होते हैं, या कुछ भी फैमिली के कार्य अटक रहे थे, पूर्ण हो सकते हैं। और ये घर में पैसा, घर वालों के लिए पैसा दिखा रहा है, यानी कि ना केवल आपके धन की वृद्धि होगी, ये वो टाइम होगा जब पूरा घर मिलकर पैसा कमाएगा। ऑब्वियसली अगर एक ऐसा परिवार है जिसमें सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, तो उस परिवार की एक जो पूर्णता है वो दिखती है, उस परिवार की जो श्रेष्ठता है वो दिखती है। अब एक घर में एक व्यक्ति तो बहुत कमा रहा है, लाखों में खेल रहा है, करोड़ों में खेल रहा है, वहीं दूसरे जो लोग हैं, भाई बहन या कोई और है, वो बहुत बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। तो एक असमानता वहाँ पे बन जाती है और कभी कभी उसका बुरा प्रभाव दिखता है। लेकिन ये वो टाइम है जब पूरे घर में वृद्धि होगी। राहु शुक्र गुप्त चीज़ें दिखाता है, तो गुप्त धन बढ़ सकता है आपका। लेकिन राहु शुक्र कभी कभी मैरिड लाइफ में, स्पेशली जब सप्तम से अष्टम में होंगे, एक अनिश्चितता लेके आ सकते हैं। तो मैरिड लाइफ पर इसका थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज के कारण प्रभाव होगा और आगे बढ़ता ही जाएगा। और जब भी शुक्र अर्थ त्रिकोण में आते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ती है। तो जो लोग जॉब करते हैं उनको ऑफिस पॉलिटिक्स की दिक्कत रह सकती है। शुक्र नवमेश है राहु के साथ, आपके अपने बॉसेस के साथ जो तालमेल है वो थोड़ा सा खराब हो सकता है। और वाणी के स्थान में राहु शुक्र, जहाँ प्रोफेशनल लाइफ में आपकी वाणी को बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं, वहीं पर्सनल लाइफ में कई लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकालेंगे। तो इस पर भी आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन राहु शुक्र की जोड़ी धन के रूप में, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए।
जो परिवर्तन योग शुक्र गुरु का हो रहा है, अब इसमें देखिए गुरु जो है वो आपके लाभेश भी हैं, तो हर प्रकार से लाभ स्थान, धन स्थान, चौथे भाव, इनका योग हो रहा है, यानी कि पैसा बहुत आएगा। धन की वृद्धि तो इस महीने फरवरी के बाद से बहुत श्रेष्ठ दिख रही है, अच्छा है, इसका भी लाभ आपको उठाना ही है। 4 फरवरी को गुरु मार्गी हो जाएंगे, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि गुरु आपके लाभेश है और धनेश है। मैं हमेशा बताता हूँ 2 ही ऐसे लग्न हैं जिनके लिए एक ही ग्रह धनेश लाभेश बनता है, एक कुंभ के लिए गुरु और सिंह के लिए बुध, यानी कि जो एक ग्रह, क्योंकि अगर हम सिंह की बात करें तो उनके लिए धनस्थान और लाभस्थान बुध का बनता है। तो एक प्रकार से गुरु का मार्गी हो जाना, यानी कि धन आएगा, धन बढ़ेगा, अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे, क्योंकि उपचय भाव के स्वामी हैं। कहीं धन रुक गया था, अटक गया था, कोई केस चल रहा था पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, चौथे घर में है, यहाँ से अष्टम को देख रहे हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें अगर अटक गई थी, गांव में कोई या अपने पैतृक जगह पे अगर कोई प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, उसके लिए योग बहुत अच्छा होगा। तो गुरु का मार्गी होना तो जीवन में श्रेष्ठता लाएगा। यहाँ से वो 10वें घर को भी देखेंगे मार्गी अवस्था में, तो कार्य क्षेत्र में भी एक गति प्रदान होगी। जो चीज़ें डिले हो रही थी, पोस्टपोन हो रही थी, वहाँ पे अच्छा देखने को मिलेगा। कुछ टाइम के लिए शनि गुरु दोनों की जोड़ी यहाँ पे रहेगी, देखेगी। कह सकते हैं कि अब पहले भी देख रहे थे लेकिन गुरु वक्री थे, तो अब दोनों मार्गी होकर 10वें घर को देखेंगे, तो कार्य क्षेत्र में नए मौके, नई पद प्राप्ति, प्रमोशन के योग भी बन जाते हैं, तो बहुत अच्छा है। 11 और 12 फेब को 2 गोचर आसपास ही हो रहे, तो उनको साथ में ही देखेंगे। बुध आ जाएंगे आपके लग्न भाव में 11 को, और सूर्य आ जाएंगे 12 को आपके लग्न भाव में। अब सूर्य बुध का लग्न में आना बुध आदित्य योग की सीमा को या उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, तो बुद्धिमता रहेगी, पूरी बुद्धिमता, नए नए आइडियाज आएंगे। सूर्य सप्तमेश है, लग्न में आगे तो राजयोग बना रहे हैं, बिजनेस के लिए अच्छा है। बुध जो है वो सप्तम से धनस्थान, सप्तम से 11वें, सप्तम से दूसरे, सप्तम से 11वें के स्वामी, और साथ में बैठे हैं, सप्तम को देख रहे हैं। बिजनेस में अचानक से लाभ हो सकता है, ये सारी अच्छी चीजें हैं। बुध शनि की जोड़ी भी ठीक ही है, क्योंकि शनि क्या है, वो आपके लग्नेश हैं, और बुध क्या है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, तो ये भी अच्छी युति है, ये राजयोग भी बनता है। लेकिन एट द सेम टाइम बुध क्या है, वो अष्टमेश है, और सूर्य शनि इनकी जोड़ी अच्छी नहीं होती। सूर्य एक प्रकार के मारक ग्रह हैं, तो अष्टमेश का और सूर्य का लग्न में आना, लग्न पे संबंध या प्रभाव डालना और लग्नेश के साथ संबंध बनाना, ये अचानक से जीवन में अनिश्चितता ला सकता है। अचानक से आपसे भी गलत निर्णय हो सकते हैं, और यहाँ पर सेहत बिगड़ सकती है, क्योंकि अगर हम देखें तो बुध जो अपने आप में रोग के कारक है, सूर्य मारक है, और बुध अष्टमेश भी है, और शनि खुद 12वें घर के स्वामी है। तो ये सूर्य बुध का आना लग्न में अचानक से हेल्थ इश्यूज दे सकता है। नेत्र विकार, इन्फेक्शंस, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, पेट के रोग, नसों के रोग, जनरल वीकनेस और स्किन डिसऑर्डर्स, ये आपको यहाँ पे बहुत देखने को मिलेंगे। इसके बाद मंगल मार्गी हो जाएंगे। गुरु मार्गी हुए स्टार्ट में फेब के, अंत तक आते आते 24 तारीख को गुरु मंगल मार्गी हो जाएंगे। ये भी अच्छा प्रभाव हुआ, क्योंकि मंगल कर्म भाव के स्वामी है, वक्री थे, पतित थे, तो कार्यों में कहीं ना कहीं विलंब आ ही रहा होगा हर चीज में, लेकिन जैसे ही वो मार्गी होंगे तो अच्छा होगा। और ये त्रिकोण में मार्गी है, यानी कि सीधा इम्पैक्ट लग्न पर, तो और लग्न में इतने सारे ग्रह, यानी कि जैसे ही मंगल मार्गी होंगे 24 फरवरी को, जीवन में कुछ दिनों के लिए एक उत्साह उत्पन्न होगा, बहुत कुछ अच्छा करने को मिलेगा। जो ये लव लाइफ पे प्रॉब्लम चल रही थी, बच्चों के साथ प्रॉब्लम चल रही थी, बच्चों की सेहत खराब चल रही थी, उनके लिए भी अच्छा थोड़ा सा बेटरमेंट हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा सब अच्छा होगा, क्योंकि मंगल अभी भी पतित है, लेकिन वक्री प्रभाव से जब हट जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें अच्छी होंगी। मंगल वक्री पंचम में थे, तो एक सेंस ऑफ क्लैरिटी भी कभी कभी कम हो जाती है, तो सेंस ऑफ क्लैरिटी भी आपकी वापस आएगी। और यहाँ से वो लाभ स्थान को देखेंगे, और 2 उपचय भावों के स्वामी हैं। पैसा कमाने की वृद्धि, पैसे में वृद्धि, नए मौके, एक प्रकार से नई संभावनाएं आपके लिए खुलना शुरू हो जाएंगी। तो ये मंगल का भी मार्गी होना बहुत अच्छा है। अब 28 फरवरी को एक गोचर होगा बुध का, और बुध आपके दूसरे घर में आकर बैठ जाएंगे, लेकिन पुनः उसका प्रभाव हम मार्च से ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे, तो मार्च के महीने में ही उन पर फोकस करेंगे। अब चलते हैं मार्च के महीने की तरफ। मार्च का महीना संवेदनशीलता भरा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। 2 ग्रहण, शनि का गोचर, बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव आपके दूसरे घर में, तो इन सब की बात करते हैं। संवेदनशीलता तो रहेगी इस महीने। सबसे पहले बुध का गोचर 28 फरवरी को हो गया था, तो उनका प्रभाव मार्च से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो बुध आपके
धन स्थान में यानी कि मीन में आ गए 28 फरवरी को, तो मार्च से उनका नीच का प्रभाव देखने को मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ नीच का ग्रह दूसरे घर में बहुत पैसा मिलता है, धन के रूप में तो ये सबसे अच्छा योग होता है। दूसरा, वो आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, अष्टमेश है, और एक प्रकार से उनका दूसरे घर में आना अचानक से बड़े धन की प्राप्ति दिखाता है। यहाँ पे नीच भंग भी हो रहा है, क्योंकि बुध क्या है, वो शुक्र के साथ बैठे हैं। नीच भंग के कई मायने होते हैं, कई प्रकार होते हैं, तो उनमें से एक है कि अगर कोई नीच का ग्रह उच्च के ग्रह के साथ बैठ जाए तो वो नीच भंग हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार, और नीच भंग राजयोग या नीच भंग योग जो होता है ना, वो आज के टाइम में बहुत अच्छा होता है। और ये दोनों ग्रह मिलकर नहीं भूलना चाहिए, अष्टम को देख रहे हैं तो ये अचानक से ही धन प्राप्ति के योग बनाता है, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन नीच है बुध और राहु के साथ बैठे हैं, और बुध कम्युनिकेशन के कारक है, वाणी के कारक हैं, और वाणी के स्थान में बैठे हैं और नीच के हो गए। और राहु क्या करते हैं, भ्रमित करते हैं। तो ये जो जोड़ी है ना राहु बुध की, ये आपकी वाणी में एक अनक्लैरिटी ले आएगा। आप ऐसी चीजें बोलेंगे ना मार्च के महीने में जिसका एक बुरा प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। मतलब कि सब ठीक चल रहा होगा लेकिन आप ही खुद ऐसा कुछ बोल देंगे जिसके कारण लोग मिसअंडरस्टूड करेंगे और दिक्कत होगी। ये अर्थ त्रिकोण है, तो यहाँ पे पंचमेश का जाना यानी कि कार्य क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, लेकिन कार्य क्षेत्र में जो ऑफिस पॉलिटिक्स शुक्र ने शुरू करी थी वो बुध और बढ़ाएंगे, कलीग्स आपको तंग करेंगे, और ऑफिस या कार्य क्षेत्र में भी आपके कम्युनिकेशन गैप होना शुरू हो जाएंगे। और वाणी पर तो सच में आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये बुध अष्टमेश भी है, नीच के हो गए। ऐसी चीज़ें आप, जैसे मैंने कहा, देखिए वाणी से बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है। कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति देख लीजिए, नेता, प्रधानमंत्री, स्पिरिचुअल लीडर्स, कोई और, उनकी वाणी का ही तो महत्व है। अब कई लोग होते हैं वो कुछ बोलते हैं, उसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होता, लेकिन कोई व्यक्ति, सामान्य सा व्यक्ति भी अगर उसके पास वाणी की क्षमता है, वाणी की स्किल्स हैं, तो वो बहुत आगे तक पहुंच सकता है। इसलिए दूसरा भाव वृद्धि का होता है, जीवन की वृद्धि का होता है, धन स्थान का होता है, क्योंकि ये वाणी का स्थान होता है। तो वाणी से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे इसका प्रोफेशनल लाइफ, एज इन कि अगर आपका प्रोफेशनली कोई वाणी का काम है उस पर कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन पर्सनल लाइफ हो और प्रोफेशनल लाइफ में जब आप अपने कलीग से बात करेंगे तो वो चीज़ तंग करेगी। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है वाणी के स्थान पर। इसके कारण आपको दांतों की प्रॉब्लम, नेत्र विकार भी हो सकते हैं। खाने को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि खाने के कारण प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। शुक्र नीच के वक्री हो जाएंगे 2 तारीख को। अब यहाँ से ना मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि अगर हम देखें तो सप्तम को ऑलरेडी सूर्य भी देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं, और सप्तम से अष्टम में एक ग्रह नीच का हो गया, शुक्र, जो कारक है, वक्री हो गई। अचानक से ट्रस्ट इश्यूज और बढ़ेंगे, अनिश्चितता और बढ़ेगी, काफ़ी अनस्टेबिलिटी मैरिड लाइफ में आ सकती है, बहुत ध्यान देना है। कार्य क्षेत्र में भी अपने कलीग्स पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। ऐसे कलीग्स जो आपका एक टाइम पे अच्छा सोचते थे या जिन पे आपको ट्रस्ट था, मार्च के बाद से, फरवरी के अंत से मार्च अप्रैल तक कहीं ना कहीं वही लोग आपको ज़्यादा कष्ट देंगे, वही लोग आपको ज़्यादा तंग करेंगे। तो इस पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। इसके बाद शुक्र के वक्र की हमने बात करी। 14 मार्च को 2 चीज़ें होंगी। पहला तो सूर्य का गोचर हो जाएगा, सूर्य आपके दूसरे घर में आ जाएंगे, मीन में ही, और इसी दिन क्योंकि चंद्रमा अष्टम में होंगे तो इस दिन साल का पहला ग्रहण भी लग रहा है, यानी कि 14 तारीख को चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा पर और सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या के आसपास। अब इसका प्रभाव थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव, दोनों ही हो सकता है। पहले नेगेटिव चीज़ों की बात करते हैं। अष्टम में चंद्र ग्रहण, ऊपर से चंद्रमा छठे घर के स्वामी, स्ट्रेस बहुत रहेगा, अचानक से खर्चे, बहुत अनिश्चितता आ जाएगी आपके अंदर, बहुत गलत निर्णय लेने की संभावना बन सकती है। तो बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि अष्टम में चंद्र ग्रहण है, ये सेहत पर भी प्रभाव डालता है। इन्फेक्शंस, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम, क्रॉनिक डिजीज, मानसिक रूप से तो बहुत कष्टकारी टाइम जाएगा, क्योंकि आपकी चंद्रमा ही अष्टम में है और ग्रहण उन पे लगा और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव भी होगा। तो यहाँ से ना मानसिक रूप से बहुत अनिश्चितता होगी। लेकिन जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, क्योंकि 10वें के स्वामी अपने से अष्टम में और 10वें से अष्टम में एक ग्रहण लग गया, अचानक से जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे उनको कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से टाइम बहुत केयरफुली बिताना है। सरकारी बाधाएं अगर आ रही हैं तो उनको सॉल्व कर लीजिएगा, और पैसा यहाँ पर लगाइएगा मत, यानी कि कहीं पे इन्वेस्ट मत कीजिएगा।
विश्वास बहुत कम लोगों पर करना है आपको। 15 मार्च को बुध वक्री हो जाएंगे, तो ये जो रही सही कसर थी इतने सारे ग्रहों के जमावड़े में ये बुध पूरी कर देंगे। देखिए बुध बुद्धि के कारक है, अब यहाँ पे वो राहु के साथ, तो वक्र बुद्धि है और राहु का प्रभाव, यानी कि ना धन संबंधित आप बहुत गड़बड़ कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि अगर आप पैसा लगाने जा रहे हैं, फरवरी के अंत से भूल जाएगा कि कहीं पे पैसा लगाना है, क्योंकि प्रॉपर्टी की बात कर लीजिए, कहीं पे इन्वेस्टमेंट, किसी को पैसा देने की बात कर लीजिए, हर जगह पे गड़बड़ होगी, गलतियां होंगी, पैसा अटक सकता है। तो अगर पैसा लगाना है कहीं पर, पैसा आएगा नो डाउट, इतने सारे ग्रह धन साल में, लेकिन पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करने का प्रयास मत कीजिएगा, पैसा लगाइएगा मत। यहाँ पर सही बड़े पैसे की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे अब वो बड़ा क्या है वो सबके लिए अलग अलग परिभाषा होती है, हो सकती है किसी के लिए 50 लाख बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, किसी के लिए 50 लाख कुछ भी नहीं होता। तो ये आपके दृष्टिकोण से, आपके जीवन के आप किस मोड़ पे हैं, किस पड़ाव पे हैं, उसके अनुसार होता है, लेकिन बड़ा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट मत कीजिएगा। और ये बुध वक्री है, तो यानी कि वाणी की जो मैंने प्रॉब्लम बताई थी ना, वो बढ़ती ही जाएगी। अष्टम के स्वामी भी है बुध, तो अचानक से जीवन में बहुत अनिश्चितता आनी शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने कहा मार्च का महीना संवेदनशील है, अंततः लॉन्ग रन में ये आपके जीवन को एक नया मोड़ देगा, उसकी मैं बात करूंगा। लेकिन जैसे जैसे ये महीना आगे बढ़ता जाएगा ना, हर चीज में अनिश्चितता आती रहेगी। 29 मार्च को भी दो चीजें हो रही हैं, शनि का गोचर और सूर्य ग्रहण। अब शनि अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, तो उन पे तो एक अलग से ही वीडियो आएगी। दूसरी चीज़ है, क्योंकि ये एकदम मार्च के अंत में हुआ है, तो इसका प्रभाव ज़्यादा मार्च में दिखेगा नहीं, तो जो भी संयुक्त रूप से होगा वो अप्रैल वाले त्रिमासिक राशि, अप्रैल मई जून के त्रिमासिक राशिफल में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे शनि दूसरे घर में आए हैं और सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, तो इतने सारे ग्रहों का दूसरे घर पर प्रभाव ये बहुत कुछ बताता है। वाणी को लेकर फिर से कहूंगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। पहले इसके कुछ बुरे प्रभावों की बात करते हैं। कार्य क्षेत्र में बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है 10वें से पंचम, मन नहीं लगेगा, फोकस नहीं लगेगा, भयंकर गलतियां होंगी, छोटी मोटी गलतियां होंगी नहीं। मैं कहूँगा कि जो लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैंडल करते हैं, बैंक में काम करते हैं या कुछ और है, आप चेक साइन करते हैं कंपनी के लिए, जहाँ पे फाइनेंसेस आ गए कि आपने भाई हाँ कर दी और ट्रांजैक्शन हो गई, बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की गलतियाँ हो सकती हैं, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की गलतियाँ होती तो कभी कभी बहुत मुश्किल होता है उसको ठीक करना। तो इस पर ध्यान देना है। कार्यक्षेत्र में बहुत गलतियां हो सकती हैं, वाणी पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, और सेहत, ये मारक भाव है, और शनि भी मारक भाव में चले गए लग्नेश होने के नाते। इतने सारे ग्रहों का अष्टम पर प्रभाव, दूसरे घर में प्रभाव, सेहत के कारण बहुत दिक्कत हो सकती है, सेहत बिगड़ सकती है। कुटुंब भाव है, घर में लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, कहा सुनी, और खाने पीने को तो लेकर जितना सात्विक हो सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि मार्च अप्रैल जितना सात्विकता अपने भोजन में रख सकते हैं ना, उतना रखिएगा, क्योंकि भोजन के कारण ही यहाँ पे कई प्रकार के रोग आपको तंग करने वाले हैं। नेत्र विकार, दंत विकार, खाने के प्रॉब्लम, फूड इन्फेक्शन, ये सब बहुत चीज़ें तंग करेंगी। जिनको डायबिटीज़ है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, उनकी दिक्कतें बहुत बढ़ेंगी, तो ये प्रॉब्लम तो रहेगी ही। इसके बाद अगर हम देखें तो जॉब, जो लोग जॉब करते हैं उनकी जॉब जाने के योग बन जाते हैं, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में इतने सारे ग्रह हैं, तो जॉब जाने के योग बन जाते हैं। हाँ, यहाँ पे जिनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है, दशा बहुत अच्छी चल रही है, दशांतर दशा प्रत्यंतर तक का टाइम देख सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। या तो आपको अपने ही कार्य क्षेत्र में कुछ पद प्राप्ति मिल जाएगी, कुछ नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं, मे बी प्रमोशन ना हो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं। और जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अन्यथा जिनकी कुंडली अच्छी नहीं है, वीक है, समय अच्छा नहीं चल रहा, उनके लिए जॉब जाने के योग यहाँ पे बहुत बनते हैं। ये भाव क्या है? सप्तम से अष्टम, बिजनेस में अनिश्चितता, बिजनेस में नुकसान, बिजनेस में गलत निर्णय, ये होगा। और मैरिड लाइफ के लिए तो बहुत कष्टकारी है, इसलिए मैं कहता हूँ दूसरे घर का मंगल दोष होता है, क्योंकि सप्तम से अष्टम, सप्तम की लॉन्जेविटी, मैरिड लाइफ की लॉन्जेविटी दिखाता है, तो बहुत कष्टकारी ये टाइम जा सकता है मैरिड लाइफ के लिए। तो इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है। फैमिली लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, फाइनेंशियल लाइफ हो, सब में अनिश्चितता देखिए। अब इसके अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। नहीं, एक और बुरी चीज़ है, हमने दूसरे भाव को देखा, लेकिन अष्टम भाव पर यहाँ पे तो 6 ग्रहों का प्रभाव है, अष्टम पर तो 9 ग्रहों का प्रभाव है। कैसे? ये 6 ग्रह देखेंगे, 7वें हो गए केतु, 8वें हो गए गुरु, मंगल हो गए 9वें।
9 ग्रहों का प्रभाव अष्टम पर, ये फिर से सेहत की तरफ इंडिकेट कर रहा है। आप में से जिसकी भी दशा अंतदशा अच्छी नहीं चल रही, कुंडली पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जनरली कौन कौन सी दशा अंतदशा चल रही है, प्रत्यंतर चल रही है, तो सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। शनिदेव की ही चल रही है, केतु की चल रही है, सूर्य की चल रही है, चंद्रमा की, इनमें से ग्रहों की अगर दशा अंतदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, सेहत को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा। बड़ी इंजरीज भी हो सकती हैं, बड़े हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, और जीवन में बहुत अनसर्टेनिटीज आएंगी। अच्छा प्रभाव इसका क्या होगा? अष्टम भाव अंत दिखाता है 12वें की तरह, लेकिन यहाँ से नया रास्ता भी मिलता है, क्योंकि इतने सारे ग्रह देखेंगे ना अष्टम पर, तो अगर आप ऐसे मोड पे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं दिख रहा कि आगे कैसे चलना है, यहाँ पे आपको जीवन में एक नई उमंग, नया रास्ता, एक नई उजाले की किरण दिखेगी जो आपके जीवन को आगे बढ़ाएगी। और इसका प्रभाव मैं ये नहीं कहूँगा मार्च से ही दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, क्योंकि सूर्य ग्रहण भी है तो इसका इम्पैक्ट 6 महीने तक रहता है, तो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं यहाँ पर, इन सबका लाभ उठाइए। धन के दृष्टिकोण से भी आगे चलकर बहुत मौके खुलेंगे, लेकिन मार्च का महीना तो संवेदनशील है, तो इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो कह सकते हैं कि जनवरी अच्छा है, फरवरी अच्छा है, मार्च की शुरुआत अच्छी होगी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ना, बहुत अनिश्चितता, संवेदनशीलता बढ़ती जाएगी। अब उपाय की बात करें। पहला उपाय शनिदेव का है। ये उपाय एक ही बार करने हैं, किसी भी शनिवार को कर सकते हैं। जब भी वीडियो देखें उसके अगले शनिवार कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है कि आपको शनि मंदिर जाना है। जो लोग मंदिर नहीं जा सकते घर में कर लीजिएगा। 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं पहले शनि महाराज को। हर दिए में आपको कुछ काली उड़द के दाने डालने हैं, साबुत काली उड़द। फिर वहीं पर बैठकर आपको एक मंत्र है शनिदेव का, ओम नील वर्णाय नमः, इसका 108 बार जाप करना है, और बजरंग बाण का 2 बार पाठ करना है। और शनि मंदिर अगर जा रहे हैं तो कुछ सरसों के तेल का भी वहाँ पे दान करना है। दूसरा उपाय क्या है कि शिव मंदिर जाना है, वहाँ पे भी 4 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं, वहाँ पे भी काली उड़द के ही दान डालने हैं। शुद्ध दूध से अभिषेक करना है, फिर गंगा जल से अभिषेक करना है, और फिर वहीं पर बैठकर आपको ओम भीमेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और महादेव को आपको पंचामृत का भोग लगाना है, और गौशाला में चारे का और गुड़ का दान करना है। कितना करना है ये आपके ऊपर है। ये 3 उपाय कर लेंगे अवश्य, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग विदेश में रहते हैं, घर में जितना कर सकते हैं करिए। गौशाला की जहाँ तक बात है, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो किसी ट्रस्टेड गौशाला पे दान कर सकते हैं इन चीज़ों का। तो ये उपाय करेंगे अवश्य, आपके लिए अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।